नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। SC/ST वर्ग को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बलात्कार मामलों में पीड़ितों की मदद करने का सरकार ने फैसला लिया है। अब पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, पीड़ितों को नौकरी नहीं मिलने तक ये मदद जारी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि FIR दर्ज होने के साथ ही 25% जो रकम है वो पीड़ितों के लिए तुरंत दी जाएगी। पीड़ित परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देगी। तो सरकार का ये बड़ा फैसला रेप पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए। और आपको ये भी बता दें कि ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। बलात्कार मामलों में पीड़ितों की मदद अब सरकार करेगी। जो पीड़ितों को 1 माह में आर्थिक सहायता 1 से लेकर 8 लाख तक की दी जाएगी। इसमें उस राहत के रूप में रहेगा जिसमें हत्या बलात्कार के मामलों में और 6 महीने के अंदर उनको जो भी सहायता मिलना है वो सब सहायता मिले और राशि मिले। और मृतक की विधवा या अन्य आश्रितों को 5,000 रुपये का पेंशन जब तक उनको कोई नौकरी नहीं मिल जाती या कोई उनकी इनकम का दूसरा कोई स्रोत नहीं हो जाता या कोई रोजगार नहीं हो जाता। और सरकार पीड़ितों के बच्चों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई वो करेगी। और FIR होने के तुरंत उसी समय 25% राहत उसको तुरंत देने का इसमें प्रावधान। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भोपाल से। भोपाल ATS को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साध्वी प्रज्ञा को खत लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि साध्वी को धमकी भरा खत लिखने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। नांदेड़ से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र के नांदेड़ से। तो भोपाल ATS को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साध्वी प्रज्ञा को खत लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बड़ी कामयाबी ATS के लिए, कैसे पहुंची आरोपी तक पुलिस? देखिए, ये अभी हम इस समय मौजूद हैं साध्वी के निवास पर। ये रिवेरा टाउन स्थित उनका घर है। यहीं पर जो है यहाँ पर चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें साथ में केमिकल भी लिखा हुआ, केमिकल भी एक था। उसी के आधार पर जब पुलिस ने छानबीन की और साध्वी ने उसकी शिकायत कमला नगर थाने में की, उसके बाद फिर पुलिस ने ये पूरा मामला ATS को दिया और MP ATS ने इसकी छानबीन की, जिसमें अहम सुराग हाथ लगा है। एक जो इस पूरे मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, तकरीबन 35 साल की उम्र बताई जा रही है और महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक धने गाँव है, वहाँ का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल सैयद नाम इनका बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस खत को लिखने के पीछे क्या वजह थी, क्या मंशा थी। क्या ये किसी के कहने पर उसने लिखा था या फिर एक शरारत के तौर पर खत लिखा था या किसी आतंकी संगठन से उसका कोई वास्ता है। ये साध्वी का रिवेरा टाउन स्थित घर है और ये जो कार्यालय है, इसी कार्यालय पर यहाँ पर वो चिट्ठी पहुंचाई गई थी। तो उर्दू में लिखा हुआ खत था और साथ में साध्वी की तस्वीर पर क्रॉस लगा हुआ था। पुलिस ने जो केमिकल है उससे सागर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और साथ ही इसके अलावा अब ये पूछताछ की जा रही है उससे कि इस खत को लिखने के पीछे असल वजह क्या है। फिलहाल MP ATS उसे लेकर भोपाल आने वाली है, उसके बाद ही और ज्यादा बिल्कुल आरोपी से पूछताछ के बाद ही कुछ और तथ्यों का खुलासा होगा कि मकसद क्या था इस तरह का पत्र लिखने के लिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लिए। और एक बार फिर आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल और मुजीब हमारे संवाददाता नांदेड़ से मुजीब जुड़ गए हैं। मुजीब, कौन ये शख्स, क्या इसका बैकग्राउंड है जिसको गिरफ्तार किया गया है इस मामले में? सर, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और थोड़े से पुलिस के अनुसार थोड़े से उनका फैमिली डिस्टर्ब चल रहा है और उसी के चलते इन्होंने इससे पहले भी नांदेड़ में इसी तरह के कुछ खत यहाँ से सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दिया था और जज को भी दिया था। इस मामले में कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और अभी एक जो नया मामला सामने आया कि इन्होंने प्रज्ञा साध्वी सिंह को एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि हम अलग अलग आतंकी संगठनों से सहभागी है और उनसे संबंधित है। इस तरह का कुछ वो खत है और उसी खत मिलने के बाद जब
प्रज्ञा साध्वी सिंह ने इसके मामले में पुलिस ने कंप्लेन की थी। तो भोपाल की जो एटीएस है वो कल नांदेड़ आई थी और उन्होंने इस शख्स को, ये डॉक्टर अब्दुल रहमान उस्ताद को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गया है। फिलहाल इतनी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे क्या है और वो सच में किसी संगठन से सहभागी है या और इनका दूसरा कोई मकसद है, ये अभी भोपाल की जो एटीएस की टीम जो ये कर रही है तहकीकात, उसके बाद ही सामने आएगा। कोई और दूसरा बैकग्राउंड अभी तक निकल कर नहीं आया, लेकिन अब पुलिस पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ हकीकत निकल कर सामने आती है। शुक्रिया आपका मुजीब इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी धन्यवाद। और अगली खबर भोपाल से है, जहां सपाक्स नेता के खिलाफ एफआईआर की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 लोगों पर एफआईआर की गई। कल आरक्षण बिल को लेकर प्रदर्शन किया था। वीडियोग्राफी के जरिए गिरफ्तारी होगी। अब विधानसभा के गेट नंबर 3 पर इनके जरिए प्रदर्शन किया गया था। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, सपाक्स नेता के खिलाफ एफआईआर की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सहित कुल 15 लोगों पर यह एफआईआर की गई है। कल आरक्षण बिल को लेकर सपाक्स के जरिए प्रदर्शन किया गया था। वीडियोग्राफी के जरिए अब गिरफ्तारी होगी। वीडियोग्राफी के जरिए चिन्हित किया जाएगा कौन कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी होगी। विधानसभा के गेट नंबर 3 पर यह प्रदर्शन हुआ था। तो सपाक्स नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सपाक्स के प्रदर्शन या सपाक्स के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? बिल्कुल 16 जो लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि विधानसभा के दौरान इन लोगों ने प्रदर्शन किया था और जिस तरह से एसटी/एससी एक्ट को लेकर इन्होंने लगातार उसको विरोध किया है और इस की तिथि आगे बढ़ाई जाने को लेकर, तारीख आगे बढ़ाई जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अलावा अन्य 16 लोग हैं, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है और जहांगीराबाद थाने में इस तरह का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि सपाक्स के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई की गई है, तो बाकी जो अन्य जो बचे हुए नेता किस तरह से इस पूरे मामले को लेते हैं। ठीक, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बड़वानी से है, जहां इनामी बीजेपी नेता संजय यादव गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। घर से हथगोले, पिस्टल और कारतूस इसके पास से बरामद हुए थे। हथियार के बरामद होने के बाद से ये फरार चल रहा था। संजय यादव के साथ रामस्वरूप चौधरी भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी DR तेनीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुलासा किया है, जानकारी दी है। तो बड़वानी से ये अहम खबर, इनामी बीजेपी नेता संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। घर से हथगोले, पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए थे। वहीं हथियार के बरामद होने के बाद से ये बीजेपी नेता फरार चल रहा था। संजय यादव के साथ ही उसके साथ ही रामस्वरूप चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी DR तेनीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी, खुलासा किया। तो बीजेपी नेता संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके घर से आपको एक बार फिर बता दें कि कई हथियार बरामद किए गए थे, जिनमें हथगोले, पिस्टल और कारतूस भी शामिल थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इन हथियारों को अपने घर में रखने का मकसद क्या था, क्या इस मात्रा में या इस संख्या में हथियार रखकर क्या करता था, इन्हें कहीं सप्लाई किया जाता था, इनका वो व्यापार करता था अवैध हथियारों का, या फिर कुछ और, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। खबर जबलपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर के बाद हरकत में आई पुलिस। बच्ची के लापता होने के मामले में पुलिस अब हरकत में है। 24 घंटे बाद पुलिस के आला अधिकारी जागे हैं। ASP क्राइम समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कल सुबह मासूम देविका बच्ची गायब हो गई थी। दीवार टूटने के चलते अपने घर से ही बच्ची गायब हो गई थी। अतिक्रमण कार्रवाई में दीवार टूट गई थी। टूटी दीवार से अंदर दाखिल हुआ था आरोपी। बड़े ही शातिर अंदाज में घटना को अंजाम दिया गया है। तिलवारा थाने के भैरव नगर की ये घटना बताई जा रही है। आपको एक बार फिर बता दें, जबलपुर का ये मामला है। न्यूज 18 की खबर के बाद अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, मासूम बच्ची गायब हो जाती है और
पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। आखिरकार न्यूज़ 18 की खबर का ये असर, अब जाकर एक्शन में आई पुलिस। देखिए बेशक बेशक प्रशांत, चूंकि 24 घंटे तक पुलिस के अधिकारी शायद सोए ही हुए थे, ना ही तो कोई घटनास्थल पर पहुंचा था। और आज जब खबर दिखी उसके बाद एएसपी क्राइम जो है शिवेंद्र बघेल वो मौके पर पहुंचे और तमाम जो पहलू है उस एंगल पे यहाँ पे जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। बेहद ही हैरत कर देने वाला है पूरा मामला कि घर के अंदर करीब 1.5 साल की एक बच्ची है जो कि घर में सो रही थी, उसे एक आरोपी आता है और उठाकर ले जाता है। तो तमाम जो पूरे घटनाक्रम है उसमें कई संदेहास्पद लोगों को हिरासत में फिलहाल अभी पुलिस ने ले लिया है। करीब 10 लोगों को हिरासत में फिलहाल यहाँ पर ले लिया गया है और पूछताछ जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जारी है। लेकिन फिर भी चूंकि बच्ची का मामला है, लगातार जिस प्रकार से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और एक मासूम बच्ची को उठाकर ले जाना बेखौफ अंदाज में, तो आखिर किन सर्कमस्टेंसेस पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रति किसी पर शक जाहिर किया जा रहा है? परिजन कोई जानकारी दे पा रहे हैं क्या, या किसी पर शक जाहिर कर रहे हैं क्या? जी, परिजनों ने क्षेत्र के एक कुख्यात आरोपी पे जो अंदेशा है वो जताया था और संदेह जताया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में फिलहाल ले लिया है। पहले उसकी कल लोकेशन नागपुर ट्रेस हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल पुलिस ने दावा किया कि सुबह उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन क्या घटना में उनकी संलिप्तता है या नहीं, अभी इससे कोई खुलासा नहीं हुआ है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ता पर छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेत्री ने ही ये मामला दर्ज कराया। अंकित चौहान पर छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल फोन पर ये युवक अश्लील मैसेज करता था। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, जहां एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेत्री ने ही कांग्रेस कार्यकर्ता पर ये मामला दर्ज कराया है। अंकित चौहान बताया जा रहा है शख्स जिस पर मामला दर्ज किया गया है। अंकित चौहान पर ये मामला दर्ज हुआ है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कब से ये परेशान कर रहा था फोन के जरिए जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? देखिए, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है, इन्होंने इंदरगंज थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था कल देर शाम, और उसमें ये आरोप लगाया था कि अंकित चौहान नाम का कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता है जो लगातार उन्हें फोन पर अश्लील मैसेज देता है। इसके अलावा अश्लील बातचीत भी अभद्रता करता है। कई बार उसने इस तरह की हरकत की है और नेत्री ने ये भी आरोप लगाया कि इसको कई बार समझाने की कोशिश भी की, दूसरे जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा समझाइश भी दी गई, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। यही वजह की कार्रवाई की है। इंदरगंज पुलिस ने इस शिकायती आवेदन के आधार पर अंकित चौहान नाम के कांग्रेसी कार्यकर्ता के खिलाफ धारा 354 के तहत छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है। और ये भोले का मंदिर ग्वालियर का ही रहने वाला है अंकित चौहान, और पुलिस इस मामले में इसकी गिरफ्तारी भी करेगी और आने वाले समय में अगली कार्रवाई के लिए पुलिस जो है तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला भी है कि अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री के खिलाफ जो है इस तरह छेड़छाड़। बिल्कुल एक कांग्रेस कार्यकर्ता के जरिए कांग्रेस नेत्री को ही अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे, अश्लील बातें करता था, समझाइश भी काम नहीं आई। आखिरकार अब मामला दर्ज हो गया। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद बड़ी खबर धार से है, जहां पूर्व मंत्री समेत 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर, रंजना बघेल सहित 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। धारा 144 का उल्लंघन करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। सीएए के समर्थन में बिना अनुमति रैली निकाली गई थी। शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर धार से है, जहां पर पूर्व मंत्री समेत 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, और क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है 16 जनवरी को हुआ था। 16 जनवरी को रैली निकाली गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जो है सीएए के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। हालांकि इस रैली की जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी और इसी दौरान जो है अभी धारा 144 भी लागू थी और 144 का उल्लंघन कर इन्होंने किया। और इसी के चलते जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, रंजना बघेल, सांसद जो है छतर सिंह दरबार और पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर सहित जो है 41 लोगों के ऊपर शहर कोतवाली पुलिस ने जो है प्रकरण दर्ज किया है धारा 144 का उल्लंघन का। जी शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तो धार में बड़ी संख्या में नेताओं पर आपको बता दें कि 41 लोगों पर, पूर्व मंत्री सहित 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज
की गई है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े कांड बेहमई का आज फैसला आने की उम्मीद है। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को 16 जनवरी तक मुकदमे से जुड़ी नजीर पेश करने का समय दिया था। आपको बता दें कि 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने बेहमई गांव में नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें फूलन देवी ने 20 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और अब आपको बताते हैं आखिर कैसे बैंडिट क्वीन बनी फूलन देवी। 40 बीघा जमीन के लिए फूलन बैंडिट क्वीन बन गई। दरअसल फूलन की 40 बीघा जमीन पर चाचा मैयाराम ने कब्जा किया हुआ था। 11 साल की उम्र में फूलन ने चाचा से जमीन मांगी। चाचा ने फूलन पर डकैती का केस दर्ज करा दिया। जेल से रिहा होने पर डकैतों के संपर्क में आई फूलन देवी और दूसरे गैंग के लोगों ने फूलन का गैंगरेप किया। बदला लेने के लिए फूलन ने बेहमई कांड को अंजाम दिया। बेहमई कांड के बाद बैंडिट क्वीन बनी फूलन देवी। परिवार को आज तक 40 बीघा जमीन नहीं मिली है। उधर निर्भया की मां आशा देवी निर्भया के दोषियों को माफ करने की नसीहत देने वाली सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह पर भड़क गईं। उनका कहना था कि ऐसे ही औरतों के चलते मासूम बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है मेरे से सवाल करने वाली? मेरी क्या लगती है? वो बलात्कारियों की माँ हो सकती है, बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, मेरा कुछ नहीं लगती। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे अपील की? 7 साल मैं उससे मिली हूँ, कोर्ट में बार बार मिली हूँ, उसने तो हमारा हालचाल कभी नहीं पूछा। जब बलात्कारियों की बात आई तो उसने माफी की बात कर दी। ऐसे ही औरतों के वजह से, ऐसे सोच वाले लोगों की वजह से हमारे देश में बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है और रेप बलात्कार हो रहा है। आज ऐसे ही लोगों के वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे सोच वाले लोग, खासकर महिला के नाम पे कलंक है। निर्भया के पिता इस मामले पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। इंदिरा जयसिंह को मैं जानता हूं, मिले भी हैं, लेकिन उनको हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। जिस दरिंदों को फांसी के लिए 7 साल से लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि 1 मिनट में इनको ख़त्म कर दें, तो इनकी सोच गलत है। ये बलात्कारियों की माँ हो सकती है, लेकिन एक औरत होकर के एक औरत का दर्द ना समझना ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत गलत बात है। तो अपने शब्दों से उनको क्या कहूँ, लेकिन बहुत गलत औरत है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं आशा देवी के दर्द और वेदना को समझती हूं, लेकिन मृत्यु दंड के खिलाफ हूं। आशा देवी को बलात्कारियों को माफ कर देना चाहिए। सोनिया गांधी ने जिस तरह राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी की मौत की सजा माफ कर दी है, ऐसा ही उदाहरण आशा देवी को देना चाहिए। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। राउत ने कहा कि जो भी पार्टी विचारधारा के मानने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें अंडमान निकोबार के उस कालकोठरी में 2 दिन रखना चाहिए जहां वीर सावरकर ने 14 साल गुजारे थे। तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि देश के लिए सावरकर ने कितना बलिदान किया था। आपको मालूम है वीर सावरकर ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा संघर्ष किया है। जिंदगी के 14 साल अंडमान में रहना यह असामान्य घटना इस देश में हुई है। 50 साल की उम्र कैद उस वक्त उन्हें लगी थी, 14 साल काटे हैं, बाद में बाहर जाकर जेल भोगा है। जो लोग उनको विरोध करते हैं भारत रत्न देने के लिए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, ये सभी को 2-2 दिन अंडमान में उसी सेलुलर जेल में, उसी कालकोठरी में
जहां वीर सावरकर को रखा था, दो दिन रखना चाहिए। फिर समझेगा वीर सावरकर ने देश के लिए कितना बड़ा त्याग, संघर्ष और बलिदान दिया है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।